तो कल हमने जो पहला संविधान संशोधन है वो पढ़ा था। पहले संविधान संशोधन से लेके कौन से संविधान संशोधन संशोधन तक, तो 52वें संविधान संशोधन तक हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो 10वीं अनुसूची है उसको संविधान में शामिल किया गया और जो दल बदल विरोधी कानून है वो लाया गया। आज हम पढ़ेंगे 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये एक्ट कब पारित हुआ, तो 1989 में हुआ और इसके द्वारा जो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा होती हैं उनमें वोटिंग का जो राइट है वो 21 वर्ष की आयु से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। यानी जो लोग वोट देते हैं उनकी एज को कम किया गया। 65वां संविधान संशोधन एक्ट कब आया, 1990 में आया। मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC ST वाज एस्टैब्लिश्ड एंड द ऑफिस ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST वाज रिमूव्ड। कैंडिडेट कैन, इसमें एक तरीके से क्या कर दिया गया कि जो SC हैं ST हैं उनके लिए जो बहु सदस्यीय नेशनल कमीशन है SC ST वो क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। और उसमें कितने मेंबर होंगे, बहुत सदस्य होंगे। यानी एक सदस्य क्या अध्यक्ष नहीं होगा बल्कि अनेक सदस्यों से मिलकर बनेगा। इसी तरीके से 69 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 1991 में आएगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा किसे, दिल्ली को। और उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन की जाएगी। कौन सी प्रोविजन की गई कि 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो आज की विधानसभा है वहां पर वो व्यवस्था की गई। और 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एस्टेब्लिश किए गए। यानी वहां पे जो मंत्री परिषद होगा, जो मंत्रिमंडल होगा वो कितने सदस्यों का होगा, 7 लोगों का होगा। इसी तरीके से 61st अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इनको क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जैसा कि मैंने पहले पढ़ा कि जो अनुसूची है हमारे यहाँ, सबसे पहले जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी लैंग्वेज है, तो शुरुआत में उसमें 14 लैंग्वेज है। फिर सिंधी लैंग्वेज को शामिल किया गया तो कितनी हुई, 15 हुई। और अब 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को शामिल किया गया। तो इस तरीके से इसमें कितनी लैंग्वेज हो गई, 18 लैंग्वेज हो गई। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73-74 में क्या होगा कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अर्थात जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ए न्यू पार्ट, अब संविधान में क्या होगा, एक नया पार्ट जोड़ा जाएगा। कौन सा पार्ट, 9, एक नया भाग जोड़ा गया 9, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। और उसके माध्यम से क्या किया गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया इसमें। इसी तरीके से 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया और इसके माध्यम से क्या होगा कि अर्बन जो शहरी लोकल बॉडीज हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। और इसी तरीके से जैसे उसमें यानी जो भाग 9 है वो जोड़ा गया था तो इसमें भाग 9A जोड़ा जाएगा। उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। यानी जो 73वां संशोधन है वो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उनको संवैधानिक दर्जा देगा। गांव स्तर पर जो पंचायतें हैं उनके गठन से संबंधित है। 74वां जो शहर में पंचायत जो लोकल बॉडीज हैं उनके गठन से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने 74 और 73 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे कौन सा एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें यह किया गया जो आज हमारा राइट टू एजुकेशन है, यानी कोई भी चिल्ड्रन जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच का है उसके लिए फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई। और यह व्यवस्था की जिम्मेदारी किसको दी गई, वो दी गई राज्य को, स्टेट को। और पहले अगर देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP में पहले यह दिया गया था कि 6 से 15 वर्ष की आयु के बालकों के लिए जो राज्य है वो शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब राज्य ने 2002 में क्या किया कि इसको वहां से उठाकर आर्टिकल 21A में शामिल कर दिया और इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया।
इसी तरीके से हम अगर आगे देखें 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में होगा, और इसमें अदर जो लैंग्वेज, चार और जो भाषाएं हैं जैसे बोडो हो गई, डोगरी हो गए, मैथिली और संथाली, इनको क्या किया गया, इनको 8 शेड्यूल में शामिल किया गया। पहले कितनी हो गई थी इसमें पहले 14 लैंग्वेज थी, फिर सिंधी शामिल हुई तो हो गई 15, फिर 3 शामिल हुई तो 18, और अब 4 मिलाकर कितनी हो गई, 22 लैंग्वेज हो गई। इस तरीके से आगे हम देखें तो 95 अमेंडमेंट एक्ट 2009, इसमें ये हुआ कि जो रिजर्वेशन है, extended the reservation of seat for the SC and ST and special representation for the Anglo-Indian in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for a further period of 10 years. SC, ST और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे तथा एंग्लो इंडियन के लिए जो भारतीय संसद है और राज्यों की जो विधानसभा है, उनके तहत जो रिजर्वेशन है उनको 20 साल के लिए उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और ये रिजर्वेशन है किसमें, आर्टिकल 334 में है। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो सहकारी संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी मेड ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 में इसको शामिल किया गया। ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 43B टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो डीपीएसपी है उसमें नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 43B के तहत, किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म के लिए, राइट टू फॉर्म के लिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में एक प्रोविजन किया गया। A new part 9B was added in the constitution for cooperative society, एक नया भाग शामिल किया गया 9B, उसके तहत क्या किया गया, जो सहकारी संस्थाएं हैं इनकी व्यवस्था की गई। अब जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2015, इसमें यदि देखें तो हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, यानी आज का जो बांग्लादेश है उसके साथ जब वो स्वतंत्र हुआ तो हमारे क्या थे, डिस्प्यूट थे, और उसमें से कुछ गांव ऐसे थे जो भारत में है और उनका आधा हिस्सा भारत में है, आधा बांग्लादेश में। इसी तरीके से बांग्लादेश की तरफ के कुछ गांव ऐसे थे कि जिसमें उसको भी दिक्कत हो रही है, भारत को भी दिक्कत हो रही है। तो भारत ने मिलकर क्या किया कि एक संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ क्षेत्रों का क्या किया, एक्सचेंज किया। टू परस्यू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एक्सचेंज ऑफ सम इनक्लेव territory with Bangladesh mention, provision relating to the territories of 4 states Assam, West Bengal, Meghalaya in the first schedule of the Indian Constitution amended। भारत यानी जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है जिसमें राज्य या जो संघ राज्य क्षेत्र है जिसका क्षेत्रों का वर्णन है उसको क्या किया गया, संशोधित किया गया। क्यों, क्योंकि संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ क्षेत्र किसको दिया गया था, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र हमें मिला था। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, तो 2016 में क्या होगा, जीएसटी लागू की जाएगी और उससे संबंधित जो कानून है, संविधान संशोधन विधेयक है, ये लाया जाएगा। तो 101वां जो अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे संबंधित है, जीएसटी से रिलेटेड है। इसी तरीके से 102 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज ग्रांटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी का एक तरीके से नेशनल कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019, ए मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको शैक्षिक संस्थाओं में तथा सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। कौन से संशोधन के माध्यम से, 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो हम अगर 101, 102, 103 फिर से रिवाइज करें तो 101 क्या है, जीएसटी है। 102 क्या है, जो ओबीसी के लिए राष्ट्रीय कमीशन है उसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है 10%। 104 की चर्चा करें तो ये है एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द सेसेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी, यानी जो
अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 10% सीटें आरक्षित हैं, उसको 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यानी ये 70 ईयर्स के लिए था, इसको 80 ईयर्स के लिए कर दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें रिजर्वेशन होती थी लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत, उसको क्या किया गया, रिमूव्ड द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो इनको समाप्त कर दिया गया। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 331 में लिखा हुआ था कि जो राष्ट्रपति है वो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को क्या करेगा, एक तरीके से मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा, तो उसको समाप्त कर दिया गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से। अब और सी चीजें अगर इसमें देखें तो 105 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 ब्रॉट द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2021 इज डिजाइंड टू क्लैरिफाई दैट द स्टेट कैन मेंटेन द स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी। यानी जो सेंटर है वो क्या करेगा, जो स्टेट लिस्ट है ओबीसी की उसको क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि कौन ओबीसी की उसमें है, कौन नहीं है। अब हम अगर चर्चा करें कि किस तरीके से हमारे संविधान में प्रोसीजर है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट प्रोसीजर वेरियस डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ चेंज रिक्वायर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? इफ the bill seeks to amend the federal provision of the constitution, it must also be ratified by the legislature of half of the state by a simple majority after duly passed by both house of the parliament and ratified by the state legislature where necessary. The bill is presented to president for assent। अर्थात हमारे संविधान में जो संशोधन है यदि वो किसी भी संघीय मैटर से रिलेटेड है तो उसमें क्या होगा कि 2/3 बहुमत हो, उसके बाद जो राज्य हैं, राज्यों का जो विधानसभाएं हैं, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा वो अनुमोदित होना चाहिए, तब वो संशोधन किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस बदलना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2/3 बहुमत मिले हमें दोनों सदन से, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत से वो हो। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि आधे से अधिक राज्य, 50% से ज्यादा राज्य क्या करें, रेटिफाई करें इसको। तो इस तरीके से आज हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेष अमेंडमेंट कल बचे थे उनके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।